घर पहुंचकर भी निशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी अभी बीच बाजार में शोरूम के ठीक सामने कोमल से मिलकर आ रही है। इतने सालों तक तो वो ये सोचती रही कि कोमल अपनी मीठी सलोनी हंसी भूलकर बिल्कुल गुमसुम रहती होगी, लेकिन कोमल तो अपनी उसी खिली हुई हंसी के साथ अपने उसी खिले हुए अंदाज में दमकती हुई मिली। कितने साल, शायद 15-16 साल बीत गए हैं। कोमल आज भी वही है, नए पत्ते सी कोमल, चमकदार, निखरा रंग और एकदम ताजगी लिए हुए। ना समय की धूप उसके उजले रंग को सांवला कर सकी, ना धूल गर्द उसकी ताजगी को मिटा सके, ना समय की मार उसकी चमक और कोमलता को मटमैला कर सकी। शायद उसकी खुशहाल जिंदगी ही उसके अभी तक खिले हुए रूप रंग की वजह हो। पर ये इतनी खुश कैसे रह पा रही है? और इसकी हंसी तो कहीं खो गई थी। कॉलेज के दिनों की सबसे खूबसूरत, सबसे नाजुक, सबसे चूजी लड़की थी कोमल। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी बहुत अमीर फैमिली से है, हालांकि ऐसा था नहीं। निशा को आज भी याद हैं कोमल के वो शब्द, निशा, मैं बदसूरती और गंदगी बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, मुझे उलझन होती है। सड़क पर भीख मांगती हुई पीले बड़े बड़े दांतों और कीचड़ सनी मिचमिची आंखों वाली भिखारिनों को देखती हूँ तो उबकाई आती है। मैं ऐसी बदसूरत होती तो सच आत्महत्या कर लेती। ये भिखारिनें पता नहीं किस सुख के लिए जी रही हैं, इससे तो मर जाना बेहतर है। कोमल, जैसा तुम सोचती हो ना, उस तरह आसानी से मरा नहीं जा सकता। जो जैसा है, जिस हालत में है, जीने की कोशिश करता है, इसी को जीने की इच्छा कहते हैं। दुनिया में दुख दर्द बदसूरती ही ज्यादा है। निशा के ऐसा कहने पर कोमल बड़े घमंड से कहती, मुझे तो ये सब सोचकर झुरझुरी आती है, शरीर के सारे रोए खड़े हो जाते हैं। निशा को कोमल की टुकड़ा टुकड़ा बातें याद आती रहीं। देख निशा, वो जो नई लड़की आई है उसका नाम कितना पुराना है, बेकार सा। छी, वो कितनी काली है, वो कैसे भद्दे प्रिंट के कपड़े पहने हुए है। बाप रे, कितनी घटिया पसंद है उसकी। अरे, जब पैसे खर्च करने ही हैं तो अच्छी चीज लो ना। उस लड़की की आवाज सुनी, गाना ऐसे गा रहा था जैसे फूटा हुआ शंख बज रहा हो। दुबे सर की चाल देखी, जिग जाए। कल सीमा मैडम की शादी में उनके दूल्हे राजा को देखा, जैसे काले कंबल को सफेद शेरवानी में रोल कर दिया गया हो। मैं तो ऐसे कल्लू राजा के साथ एक दिन नहीं रह सकती। ऐसी बातें सुनकर निशा परेशान हो जाती और कहती, कोमल बस बस, तुम्हारी बातें डराती हैं मुझे। अच्छा हुआ जो भगवान ने तुम्हें सब कुछ अच्छा और सुंदर दिया। और कोमल के घमंड से भरे खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती। सूरज की किरणों सी दमकती कोमल, सुंदर चेहरा, सुंदर बाल, सुंदर आवाज, सुंदर हाथ, नाखून तक सुंदर, जैसे भगवान ने बड़ी मेहनत और फुर्सत से तराशा हो उसे। और जब कोमल की शादी हुई तब कोमल के वर को देखकर निशा को याद आ रहा था, सीमा मैडम के दूल्हे राजा जैसे काले कंबल को सफेद शेरवानी में रोल कर दिया गया हो, और यहाँ उसका दूल्हा जैसे काले कंबल को ब्राउन सूट में रोल कर दिया गया था। काली रंगत, खूब चौड़ा माथा, पीली आंखें, चौड़ी नाक, हल्की सी मोटी कदकाठी वाला कोमल का दूल्हा समीर। कोमल के बिल्कुल उलट। किस्मत के इस मजाक के तीखेपन को कोमल पता नहीं कैसे सहन कर पाएगी। शादी के दिन कोमल अपना चेहरा नीचे किए बिल्कुल गुमसुम बैठी थी और उसकी माँ किसी रिश्तेदार महिला से बड़ी हुलस के साथ बता रही थी, इतना अच्छा दामाद मिल गया कि बस दिल खुश हो गया। इन्हें कोमल भा गई। पता है, रिश्ता इन्हीं की ओर से आया था, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारा तो छोटा मोटा कारोबार है, इनके कारण हमारे बिजनेस को अच्छा फायदा पहुंचेगा। अकेला लड़का है, बस माँ बेटे, कोई जिम्मेदारी नहीं। पिता के गुजर जाने के बाद समीर ने जिस तरह अपने बिजनेस को संभाला फैलाया, ऐसा आजकल के लड़कों में कम ही देखने को मिलता है। ये सब देखकर निशा स्तब्ध थी। कोमल की माँ शायद नहीं जानती कि उनकी बेटी को बदसूरती से सख्त नफरत है। हे ईश्वर, अब शायद ये कभी हंस नहीं सकेगी। और आज कोमल हंसती हुई मिली, बेहद उत्साह से भरी हुई। साथ में कोमल का बेटा भी था, 8-10 साल का होगा, बिल्कुल अपने पिता की फोटोकॉपी। निशा की आंखें हैरत से भर गईं। वो सोचने लगी, कोमल की किस्मत में क्या बदसूरती ही लिखी है, जैसे भगवान उसे पाठ पढ़ाना चाहते हों कि वो बदसूरती से जितनी नफरत करेगी उसे बदसूरती को उतना ही अपनाना होगा। कोमल ये सब कैसे स्वीकार कर पाई होगी।
अपने बच्चे की पीठ थपथपाते हुए कितने प्यार से बता रही थी, निशा, ये मेरा बेटा, इसका जन्मदिन आने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। वैसे तो कार्ड भेजूंगी ही, पर आज ही कही दे रही हूँ, तुम्हें पूरे परिवार के साथ आना है। अच्छा हुआ तुम मिल गई यार, मैं तो तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरी शादी के बाद से तो तुम गायब ही हो गई थी। ये सुनकर निशा बोली, पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, फिर मेरी शादी होते ही जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गईं। यहाँ हम 6 महीने पहले ही आए हैं। मेरे पति यहाँ जिला अस्पताल में डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा, अब तो हमारी खूब जमेगी, कोमल खुश होकर बोली थी। कोमल के बेटे के जन्मदिन का भव्य जलसा कोमल की ठाट बाट को दर्शा रहा था। कोमल की छटा निराली थी। सफेद लहंगा चुनरी, सफेद मोतियों के जेवर, सफेद कांच की कामदार चूड़ियां, कोमल की दूधिया मरमरी रंगत सफेद पोशाक में और भी ज्यादा निखर आई थी, जैसे आसमान से कोई सफेद परी उतर आई हो। दूसरी ओर सफेद खादी का कुर्ता पायजामा और कुर्ते से झांकती मोटी सोने की जंजीर भी समीर की बदसूरती को ढांप नहीं पा रही थी। ये आदमी कोमल को किस तरह रास आया होगा। कोमल ने समीर को निशा और उसके पति से मिलवाया। मैंने उस दिन निशा के बारे में बताया था ना, यही है, और ये डॉक्टर साहब। समीर ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ लिए। दोनों हल्की फुल्की बातचीत करने लगे। जल्दी ही समीर को किसी ने पुकार लिया और उन्हें जाना पड़ा। इधर डॉक्टर साहब कोमल से कह रहे थे, निशा आपके बारे में बहुत बताया करती है। आपको गंदगी, गरीबी और बदसूरती से नफरत है ना। ये सुनकर कोमल का दमकता चेहरा कुछ बुझ गया, जैसे उसे ये पुराना पुराण बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो। निशा ने थोड़े गुस्से से डॉक्टर साहब को घूरा। ऐसी बातें बताने के लिए होती हैं? कोमल थोड़ा सोचती हुई बोली। वो नादान उम्र की नादान सोच थी। अब मैं जान गई हूँ, वास्तविक सुंदरता आत्मा की होती है। अब मुझे बदसूरती से नफरत नहीं होती। निशा हैरान थी, कोमल के अंदर इस बदलाव के पीछे कोई खास घटना है या उम्र के बढ़ने के साथ इसमें गंभीरता और समझदारी आ गई है, या फिर समझौता कर रहने की जरूरत महसूस होने लगी है। चीजों को समझने पहचानने की बुद्धि आ गई है। निशा हैरान थी कोमल में हुए इस जबरदस्त बदलाव को देखकर। विदा देते हुए कोमल ने निशा से फिर आने का आग्रह किया। निशा फिर जल्दी ही कोमल से मिलने उसके घर आई। कोमल फुर्सत में थी। निशा को देखकर बहुत खुश हुई। निशा कोमल के घर की भव्यता और विशालता को देखकर हैरान हो रही थी। कोमल निशा को अपने बेडरूम में ले आई। कमरा क्या था, सारी सुख सुविधाओं से सजा हुआ आरामगाह था। निशा उसके गुदगुदे बेड पर बैठ गई। तुम्हारे ठाठ तो बहुत ऊंचे हैं कोमल। निशा हैरान भाव से कमरे का कोना कोना निरखती परखती हुई बोली। इस पर कोमल हंसने लगी। निशा आज कोमल के जीवन के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से शुरू करे। कोमल ने ही उसका भाव ताड़ लिया और कुछ औपचारिक बातों के बाद बोली, तो निशा, तुमने डॉक्टर साहब से मेरे बारे में खूब ढिंडोरा पीट डाला। वो सब बेवकूफियां बताने लायक थी क्या? बेवकूफियां बताने में मजा आता है, पर ये बताओ तुमने अपनी बेवकूफियों को सुधारा कैसे? निशा, अब मैं उस सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। बस समझ लो, समीर की सहन शक्ति और बहुत अच्छे व्यवहार ने ये चमत्कार कर दिया है। कैसे भी हालात हों, ये अपना धैर्य नहीं खोते। गजब का धीरज है इनमें। इनमें कुछ ऐसे खास गुण हैं कि अब इनकी बदसूरती की ओर मेरा ध्यान ही नहीं जाता। अब तो मैं सोचती हूँ कि इंसान सुंदर या बदसूरत नहीं, बल्कि अच्छा या बुरा हुआ करता है। इंसान की अच्छाई उसकी बदसूरती को ढक देती है और बुराई सुंदरता को खत्म कर देती है। ओहो, बड़े ऊंचे विचार हैं। इस बदली हुई सोच के पीछे कोई खास घटना है, या अब जब निभाना है तो निभाना ही पड़ेगा वाली हालत? मैं ठीक ठाक नहीं कह सकती कि किसी एक घटना ने मुझ पर असर डाला होगा, क्योंकि कोई एक खास घटना नहीं है, बल्कि बहुत सी बातों का मेरे मन पर असर पड़ता गया। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जब यहाँ आई तब अपने भाग्य पर खूब रोती थी। मुझे इनकी सूरत, इनकी मौजूदगी, इनके छूने, इनकी हंसी, इनके एहसास, सबसे नफरत होती थी। ये तरह तरह से मुझे मनाने रिझाने की कोशिश करते, और मैं कह ना पाती कि मैं बदसूरती से नफरत करती हूँ और तुम दुनिया के सबसे बदसूरत आदमी हो। मैं कहती नहीं थी, फिर भी इन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं इन्हें पसंद नहीं करती।
मुझे जिस तरह से अपनी सुंदरता का एहसास था, उसी तरह इन्हें अपनी बदसूरती का रहा होगा। मैं पहली बार यहाँ 8 दिन रही थी और इन्होंने मुझे इसलिए छुआ तक नहीं कि मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तब तो मैंने बड़ा अच्छा महसूस किया था, पर अब लगता है ऐसा धीरज बहुत कम लोग ही दिखा सकते हैं। तुमने शादी के पहले इन्हें नहीं देखा था? निशा ने हैरान होकर पूछा तो कोमल बोली, नहीं, मैं इसी शहर में अपने मामा के घर शादी में आई थी। वहां मेरी सास ने मुझे देखा और देखते ही मुझे पसंद कर लिया। इन्होंने मुझे देखने की जरूरत नहीं समझी। मुझे इनकी तस्वीर दिखाई गई थी जो मुझे पसंद नहीं आई थी। जब मैंने लड़के को देखने की बात की तो माँ पिताजी ने ये कहा कि लड़के वालों के घर में ये रिवाज नहीं है। इतने बड़े घर से रिश्ता आया था तो मेरे माँ पिताजी बौरा गए और मुझे समझाते रहे कि तस्वीर ठीक नहीं आई है पर लड़का बहुत अच्छा है। मुझे तब माँ पिताजी पर बहुत भरोसा था। मैं नहीं जानती थी कि वे लोग मेरे साथ ऐसा धोखा करेंगे। कोमल कुछ देर चुप रही, फिर आगे बोली, समीर समझ चुके थे कि मैं इन्हें पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी ये अपनी निराशा कभी जाहिर नहीं करते थे। अपना दर्द अपनी माँ से भी नहीं कहते थे। मेरी हालत ये थी कि इनकी सहनशीलता देखकर मैं सोचती कि भले ही मुझे ये पसंद नहीं, पर इनके अच्छे व्यवहार का लिहाज करते हुए मैं कभी उपेक्षा और तिरस्कार जाहिर नहीं होने दूंगी। पर इन्हें देखते ही मुझे न जाने क्या हो जाता था। एक उदासी घेर लेती, लगता सब कुछ बेकार है, मेरे लिए अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। इनके एहसास से ही नफरत होती। जी चाहता इस घर से कहीं भाग जाऊं, लेकिन संस्कार भागने नहीं देते। लगता मेरा जीवन हर तरह से बर्बाद हो गया है। मैं गहरी उदासी और निराशा में पीठ फेरकर एक और सिकुड़कर सो जाती। मेरा कहीं मन न लगता। मैं गुमसुम रहने लगी और बीमार पड़ गई। मैं अपनी सेहत और सुंदरता खोने लगी। डॉक्टर मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछते, लेकिन मैं कह नहीं पाती कि मेरी परेशानी एक ही है, समीर। अगर मैं ऐसा कहती तो डॉक्टर शायद मुझे पागल समझ लेते, क्योंकि तमाम लोगों की तरह समीर के बहुत अच्छे व्यवहार से डॉक्टर साहब भी प्रभावित थे। और तुम? अब तो मैं भी। निशा, इनके अच्छे व्यवहार ने मुझे भी हरा दिया। मैं समझ गई हूँ, असली सुंदरता आत्मा की होती है। काश ये सीख मुझे पहले मिल गई होती। डॉक्टर ने मुझे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी और तब मेरी सांस का धैर्य टूट गया। एक दिन मैंने उन्हें कहते पाया, बेटा समीर, मुझे तो लगता है कि पागल लड़की हमारे गले बांध दी गई है। पागल और बीमार, तभी तो बस पड़ी रहती है। हम तो इसकी सुंदरता पर छले गए बेटा, और अब तो ये सुंदर भी नहीं रही। माँ जी की बात सुनकर ये बोले थे, ऐसा मत कहो माँ, कोमल पागल नहीं है, सिर्फ परेशान है। डॉक्टर बीमारी समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे कोमल की सुंदरता की नहीं, कोमल की चिंता है। डॉक्टर कहते हैं यही हाल रहा तो इसका बचना मुश्किल है। ये सुनकर मैं कांप गई थी निशा। उस दिन मुझे करारा झटका लगा था। मौत शब्द डर पैदा कर रहा था। पहली बार लगा जीवन कैसा भी हो, मर जाने से बुरा नहीं होता। मरना आसान नहीं, शायद इसीलिए भिखारी ने जिंदा रहती हैं कि जीने की इच्छा यही है। मुझे एहसास तक नहीं था कि माँ जी मुझे पागल भी समझ सकती हैं और मैं सुंदर नहीं रही। मैं तकिए पर औंधे मुंह पड़ी देर तक रोती रही। ये न जाने कब मेरे पास आकर बैठ गए थे, मेरे लिए फल लेकर आए थे। मुझे रोता देखकर कहने लगे, कोमल मत रो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं, पर रिश्ते कपड़े तो नहीं होते जिन्हें चाहे जब बदल दिया जाए। तुम इस तरह दुखी रहती हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरा काम में मन नहीं लगता। माँ भी तुम्हारे लिए चिंता करती रहती हैं। ये चाकू से सेब काटने लगे। मैं उस पल बहुत तनाव में थी और यही सोच रही थी कि यही आदमी है जिसके कारण मेरी जिंदगी, मेरी सुंदरता, मेरी हंसी, शांति सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं इस आदमी से नफरत करती हूँ। इन्होंने सेब का एक टुकड़ा जबरन मेरे मुंह में भर दिया और अचानक मुझे न जाने क्या हो गया। आज सोचती हूँ मैं इतनी कठोर और निर्दयी कैसे हो गई थी। जानती हो, मैंने चाकू उठाया और इनकी हथेली पर वार कर दिया। वार हथेली पर न होकर अंगूठे पर हुआ। अंगूठे से बहते खून को दबाते हुए ये मुझे ठगे से देखते रह गए थे।
शायद इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं इनसे इतनी नफरत करती हूँ। ये सबसे, शायद माँ जी से भी यही बताते रहे कि फल काटते हुए इनका हाथ कट गया। मैं सदमे में थी। कोई आदमी, वो भी पति, एक औरत, वो भी पत्नी की इतनी क्रूरता कैसे सहन कर सकता है? औरत जिसे अपने पति के घर में सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपना स्वाद, पसंद, आदतें, स्वभाव, समय, उसकी इतनी ऐंठ कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? मुझे उस दिन अपने होने पर बड़ी शर्म आई। लगा मेरी ऐंठ के कारण किसी दिन कोई बड़ा अनर्थ होकर रहेगा। पहली बार मुझे शर्मिंदगी हुई थी। लगा समीर भले ही मुझे पसंद नहीं, पर जब इस घर की सुख सुविधाओं का भोग कर रही हूँ तो बेमन से ही सही इनके साथ निभाह करना ही चाहिए। मुझे लगा अब ये मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, पर ये इस तरह बने रहे जैसे अपराध मैंने नहीं इन्होंने किया है। उफ, ऐसा आदमी नहीं देखा। जानती हो इन्होंने फिर क्या कहा था? मैं नहीं चाहता तुम इस तरह खुद को दुखी करती रहो। ऐसे रिश्ते को बनाए रखने से क्या फायदा? रिश्ता दबाव में और अपनी जरूरत भर के लिए हो तो उस रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। रिश्ते भावनाओं के बंधन होते हैं। रिश्ते में एक दूसरे के लिए प्यार बहुत जरूरी है, और जब वो ही नहीं तो मैं तुम्हें बांधकर नहीं रखना चाहता। बस करो कोमल, निशा अचानक कह उठी। घबरा गई? कोमल बोली। इनकी बातें सुनकर मैं भी घबरा गई थी। सचमुच रिश्ते एक झटके से तोड़े नहीं जा सकते। तब मैंने तय किया कि हमारे रिश्ते में आ गई दरारों को मैं दूर करूंगी। मेरे लिए हालात को संभालना आसान नहीं था, फिर भी मुझे विश्वास था कि हालात मैंने बिगाड़े हैं तो बनाने की पूरी कोशिश भी मैं ही करूंगी। खुद को जबरदस्ती बदलना आसान नहीं था, फिर भी मैं समीर की आदतों, स्वभाव पर ध्यान देने लगी। माँ जी भी मुझे अपनी तरह से समझाती रहती। समीर बस थोड़ा सा सांवला है, वैसे वो लाखों में एक है। निशा, उस समय माँ जी की इस बात पर हंसने को जी करता था। इन्हें अपना भद्दा बेटा बस थोड़ा सा सांवला लगता है। वो तो जब मेरा बाबू हुआ तब मुझे माँ जी की बात समझ में आई। बाबू बिल्कुल समीर जैसा था, पर वो मुझे बदसूरत और भद्दा नहीं लग रहा था। मैं माँ बनी थी और माँ की ममता सुंदर असुंदर नहीं देखती। उसे तो बस अपना बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा लगता है। लेकिन समीर बाबू को देखकर उदास हो गए थे। वो बोले थे, कोमल, मेरी इच्छा थी कि पहली बेटी होती और तुम्हारे जैसी सुंदर होती। ये सुनकर मैं तुनक गई। मेरे बच्चे से सुंदर कोई नहीं है। मेरे ऐसा कहने पर ये मुझे हैरानी से देखते रह गए थे, और फिर मैं इनके साथ निभाने की कोशिश करने लगी। निभाते निभाते न जाने कब मैं इन्हें स्वीकार करने लगी। स्वीकार करने लगी तो मालूम पड़ा कि ये सब कितना सहज है। हालात से भागने से अच्छा है उसे स्वीकार करना और उसमें बेहतर तलाशना। अब मुझे लगने लगा ये ऐसे बुरे भी नहीं हैं जैसा मैं अब तक इन्हें समझती रही थी। किसी को मन से स्वीकार कर लो तो वो अच्छा लगने लगता है। हम भी घुटन और तनाव से छुटकारा पा जाते हैं। मन शांत होते ही मेरी सेहत सुधरने लगी। मेरी सुंदरता मुझे वापस मिल गई। सब कुछ चमत्कार सा लगता है। मैंने समय रहते खुद को बदल लिया, वरना बेकार ही घुटते घुटते कब की मर खप गई होती, और तुम कहती एक कोमल थी जो अब नहीं रही। छी, ऐसा मत बोलो। हाँ निशा, ऐसा ही कुछ होता, पर अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैंने अपने पति से सीखा कि दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना कितना जरूरी है। तुमने खुद को सचमुच बहुत बदला है कोमल। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अपनी सोच में इस कदर बदलाव कर सकती हो। अब तो अपने पिछले व्यवहार के बारे में सोचती हूँ तो सिर शर्म से झुक जाता है। समीर जी कभी उन बातों को याद नहीं करते? निशा के ऐसा पूछने पर कोमल बोली, नहीं, ये कहते हैं जिन बातों को याद करने से मन बोझिल होता हो उन्हें भूल जाना चाहिए। याद करने के लिए बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। तो ये है तुम्हारी कहानी। कहानी ही कह लो। अब तुम कुछ अपनी कहो। तुम्हारे जैसी कहानी मेरे पास नहीं है। साधारण सा जीवन है मेरा। साधारण बनकर रहना असाधारण बात होती है निशा। इंसान सुंदर हो या ना हो, उसका व्यक्तित्व सुंदर होना चाहिए बस। मुझे ये सीख मिल गई है।
माँ जी इस समय गांव गई हुई हैं, वरना तुम्हें उनसे मिलवाती। वो बड़ी सुलझी हुई इंसान हैं। अब चलो किचन में कुछ बनाए खाएं। ये कहते हुए कोमल हंसने लगी। चलो, तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। मैं तो सोच रही थी आज बातों से ही पेट भरना पड़ेगा। निशा बोली तो कोमल की हंसी और तेज हो गई। निशा कोमल को हंसते हुए देखती रही। वही पुरानी कोमल, वही पुरानी हंसी, वही पुराना अंदाज, लेकिन अब सोच एकदम बदली हुई।